बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सेल्फ़ इंडक्टेंस के बारे में। अब इस चैप्टर में जो हम पहले बातें कर चुके, मतलब इससे पहले हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस को देखा या फ़ैराडे लॉ को देखा, तो अब उससे हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि जब भी चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, चाहे वो किसी भी मीन के थ्रू हो, चेंज ऑफ फ्लक्स बाय एनी मीन काजेज़ इंड्यूस्ड ईएमएफ, कि जब भी चेंज ऑफ फ्लक्स होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी। अब जब हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस को देखा तो उसमें क्या था कि दो कॉइल्स थी, एक कॉइल के चेंज की वजह से दूसरी कॉइल के अंदर चेंज ऑफ फ्लक्स आ रहा था, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गई। अब हम बात कर रहे हैं सेल्फ इंडक्टेंस की, कि एक कॉइल है, उसी के अंदर ही चेंज होगा और उसी की वजह से उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगी, तो वो सेल्फ इंडक्टेंस है। तो अब हम कैसे, अब इसको समझने के लिए एक सिंपल सी अरेंजमेंट है। अब इसमें क्या है कि ये एक कॉइल है, इस कॉइल को एक स्विच, एक बैटरी और एक रियोस्टेट के साथ सीरीज़ में लगाया हुआ है। अब क्या होगा कि जैसे ही स्विच ऑन किया जाएगा तो इसमें करंट फ्लो शुरू हो जाएगा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, जो पोटेंशियल हायर पर है। तो अब रियोस्टेट से क्या होता है, रियोस्टेट से हम उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर रहे होते हैं। जब रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो रही है तो उसमें फ़्लो होने वाले करंट की वैल्यू भी चेंज होगी। तो अब जब करंट की वैल्यू कम या ज़्यादा हो रही है तो वो जो फ्लक्स है उसका काज बनेगा। अब चेंजिंग फ्लक्स जो है वो ईएमएफ इसमें इंड्यूस्ड करेगा। तो ये सेल्फ इंडक्टेंस का फिनोमिना है। तो हम कह सकते हैं द फिनोमिना इन विच अ चेंजिंग करंट इन अ कॉइल इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन इटसेल्फ, कि एक ऐसा फिनोमिना जिसमें चेंजिंग करंट की वजह से उस कॉइल के ही अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाए, तो उसका नाम सेल्फ इंडक्टेंस है। तो अब अगर हम इस कॉइल के एक लूप को देखें तो इसके एक लूप से जो फ्लक्स है, लेट्स सपोज कि वो फ्लक्स एक लूप से फाई है। तो अब अगर दो लूप कंसीडर कर लें तो 5 + 5 हो जाएगा, यानी 2 और इसी तरह अगर 3 हो तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेट्स सपोज कि इसके n लूप्स हैं, तो n लूप्स के लिए जो फ्लक्स बनेगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो n के इक्वल होगा। तो अब ये किस पर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है उसके करंट की वैल्यू पर। जब भी रियोस्टेट से वैल्यू चेंज होगी तो उसमें फ़्लो होने वाले करंट की वैल्यू चेंज होगी। अगर करंट ज़्यादा है तो वो ज़्यादा चेंजिंग फ्लक्स क्रिएट करेगा, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड ज़्यादा होगी। तो अब ये करंट पे डिपेंड कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो n है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस करंट के। तो अब यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी की अलामत है, तो इसको ख़त्म करने के लिए क्या होगा, एक कांस्टेंट आएगा, लेट्स सपोज Li, ये इसके इक्वल हो गया। तो अब ये जो कांस्टेंट आया ये क्या है, इसको देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा कि L इसी साइड पर रह जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पर आकर n से डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या है, करंट डिवाइड होगा। तो यहाँ पर करंट आकर डिवाइड हुआ, तो ये क्या है, इस कांस्टेंट को नाम देते हैं सेल्फ इंडक्टेंस का, जिसे L से डिनोट किया जाता है। तो ये किसके इक्वल हो गया, n बाय I के इक्वल हो गया। तो अब ये क्या है, ये सेल्फ इंडक्टेंस है। तो ये सेल्फ इंडक्टेंस किन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड करती है एक नंबर ऑफ टर्न्स पर, कि उस कॉइल की कितनी टर्न्स हैं। जितनी टर्न्स होगी उसके मुताबिक सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू होगी। तो एक चीज़ नंबर ऑफ टर्न्स, और दूसरी बात उसके एरिया पर, कि उसके साथ जो लिंकिंग एरिया है वो कम है या ज़्यादा है, तो लिंकिंग एरिया पर डिपेंड करता है। और तीसरे नंबर पर उस कोर के मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो ये सेल्फ इंडक्टेंस ये 3 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, एक नंबर ऑफ टर्न्स, 2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, 3 कोर मटेरियल। अब अगर हम कोर मटेरियल को ही देख लें तो लेट्स सपोज कि एक दफ़ा जो मटेरियल है वो फेरोमैग्नेटिक की कोर है, आयरन के मटेरियल है, और दूसरी दफ़ा उन कोर्स के थ्रू मतलब एयर है। तो अब क्या होगा, दोनों का केस डिफरेंट होगा। अब एक में एयर और एक में इसको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पर वाउंड किया हुआ है। अब जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पर इसे वाउंड किया हुआ है वहाँ पर इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी बनिस्बत जो एयर में है।
तो मटेरियल पर भी ये डिपेंड करता है। 3 चीज़ों पर ये डिपेंड कर रही है सेल्फ इंडक्टेंस, एक नंबर ऑफ टर्न्स, 2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और तीसरा कोर के मटेरियल पर। तो ये सेल्फ इंडक्टेंस है। तो अब जो हम फैराडे लॉ के थ्रू पढ़ रहे हैं कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो किसके इक्वल है, वो है नेगेटिव ऑफ एन डेल फाई बाय डेल टी के इक्वल है। तो अब हम लेट्स सपोज इन इक्वेशंस को नेम दे देते हैं कि ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 3, सिमिलरली ये इक्वेशन 4। अब इस फैराडे लॉ को लेट्स सपोज हम नाम देते हैं इक्वेशन ए का। अब अगर हम देखें तो यहाँ क्या है, एन फाई डेल फाई, तो इसको अगर हम रीअरेंज कर लें तो नेगेटिव जो डेल है इसको कॉमन ले लें तो अंदर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एन फाई बाय डेल टी। तो जो एन फाई है, एन फाई किसके इक्वल है, एल आई। तो इस इक्वेशन 3 से वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो अब किसके इक्वल हो जाएगी, डेल एन फाई किसके इक्वल है, एल आई के। तो यहाँ पर एल आई आ जाएगा और बटा में डेल्टा टी है। तो जब ये अप्लाई करेंगे तो अब क्या है कि ये जो एल है ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको शुरू में लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डेल आई बाय डेल टी। तो ये किसके इक्वल है, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ के इक्वल है। तो अब अगर हम लोग देखें तो क्या है कि जो ये ईएमएफ है ये इसके इक्वल है। तो अब ये जो एल है ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। अगर कांस्टेंट ना हो तो ये जो ईएमएफ है ये प्रोपोर्शनल में हो जाएगी डेल आई बाय डेल टी के। तो हम कह सकते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस के केस में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो असल में डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के, कि जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होगा उतनी ज़्यादा उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी। तो अब अगर हम बात करें इस के इंडक्टेंस के बारे में, अगर हम बात करें इंडक्टेंस के बारे में यानी एल की वैल्यू के बारे में, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, यहीं से देखते हैं कि ये इस साइड पे रह गया तो उधर क्या है, ईएमएफ बाय डेल आई बाय डेल टी। तो हम कह सकते हैं कि इसके केस में जो इंडक्टेंस है वो असल में रेशो है इंड्यूस्ड ईएमएफ टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के। तो सेल्फ इंडक्टेंस की जो वैल्यू है वो किसके क्या है कि इन दोनों की रेशो के इक्वल है, इंड्यूस्ड ईएमएफ और टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के, इनकी रेशो के इक्वल है। अब यहाँ पर जो नेगेटिव का साइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लेंज लॉ के मुताबिक है कि जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो अपने काज को अपोज करती है जिसकी वजह से वो क्रिएट हुई है, जैसे लेंज लॉ में डिफाइन हुआ है। तो अब इसी की वजह से इसे बैक ईएमएफ का भी नाम देते हैं। तो अब जब ये अपने काज को अपोज कर रही है तो अब एक ऐसा केस जिसमें क्या है कि जो करंट है उसकी वैल्यू अगर इंक्रीज़ कर रही है, अगर करंट की वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है तो इसने क्या करना है, अपने काज को अपोज करना है। तो जो बैटरी होगी ये उसके अपोजिटली वर्क करेगी। और दूसरा केस कि अगर जो करंट है उसकी वैल्यू डिक्रीज़ कर रही है तो ये बैटरी को बूस्ट अप करेगी, बैटरी को एड अप करेगी, क्योंकि इसने अपोजिटली काम करना है। तो अब जो इसकी जितनी भी टर्न्स हैं, जितनी भी वायर्स हैं, जितनी भी कॉइल्स हैं, इन सब में इंडक्टेंस का बिहेवियर है। तो इसी की वजह से इन्हें इंडक्टर्स का नाम दिया जाता है। और ये इंडक्टर्स इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। और इंडक्टर्स जो ये हैं ये अल्टरनेटिंग करंट में रेजिस्टर के तौर पर काम करते हैं। तो इस तरह सेल्फ इंडक्टेंस का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर इसके रिलेटेड कोई भी इशू हो तो आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन में
बात कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।